एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स। इसका लेक्चर नंबर 7 आ गया है, थर्मोडायनेमिक्स #7, राइट। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमें बात करनी है थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड उसको समझने के लिए हमें समझना होगा स्पॉन्टेनिटी, राइट, कि स्पॉन्टेनिटी क्या है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं, ओके। एंड इनके लिए क्राइटेरिया क्या है, किन के बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि ये प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस हैं एंड नॉन स्पॉन्टेनियस हैं, राइट। तो अब मेन बात ये आती है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो दिया गया, अभी जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये क्यों दिया गया। तो सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफी ऐसी बातें हैं जिनको वो नहीं बता सका, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमें सेकंड लॉ को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जो भी कमियां रह गई, उसकी जो लिमिटेशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ है उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, तो चलिए देख लेते हैं आज का लेक्चर। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। सो हेडिंग डाल लीजिए लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ आपको आता होगा तो ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जिसको ये नहीं पता कि फर्स्ट लॉ क्या है तो उसकी लिमिटेशंस कैसे समझेगा, ठीक है। तो वो वीडियो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपने ये वाला वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी विद मी एकता, साथ में लिख देंगे तो मेरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, dQ प्लस dW, ठीक है। यही है हमारा फर्स्ट लॉ कि इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं कि सिस्टम ने जो भी हीट एब्जॉर्ब की है, ठीक है, एंड जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, ऑन द सिस्टम या फिर बाय द सिस्टम। तो इनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि मतलब जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, जो हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज हुई है, एंड जो वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर बाय द सिस्टम किया गया है। तो इन दोनों को जब हम सम कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने सिर्फ क्या बोला कि जो रिएक्शंस हैं, सिर्फ इसने क्या बताया कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज और एब्जॉर्ब। मैं एनर्जी की जगह हीट लिख लेती हूं, ठीक है। आपने पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन से या तो हीट निकलती है, ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब की जाती है। एंड क्या बताया गया, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, ठीक है। सिर्फ हमें इतनी ही जानकारी देता है ये फर्स्ट लॉ कि या तो हीट निकल रही है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर वर्क डन किया जा रहा है बाय द सिस्टम या फिर उसके ऊपर वर्क हो रहा है। लेकिन ये जो फर्स्ट लॉ है वो ये नहीं बताता, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी डायरेक्शन को ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो मैं पहला पॉइंट यही लिख लेती हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट एक्सप्लेन the direction of reaction, कि जो रिएक्शन है, जो भी सिस्टम है, जो प्रोसेस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। उसने डायरेक्शन को टारगेट नहीं किया, वो सिर्फ इतना ही बताता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर
ऑन द सिस्टम होता है, या फिर हीट रिलीज की जाती है, या फिर हीट को एब्सॉर्ब किया जाता है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इसकी डायरेक्शन क्या है। किसी भी केमिकल रिएक्शन से उन्होंने ये बताया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, बट इनकी डायरेक्शन क्या होती है उसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। एंड सेकेंड बात क्या है, सेकेंड ये है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसने ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे नेचुरली जो अकरिंग जो प्रोसेस होते हैं तो उनको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी कि जो नेचुरली अपने आप जो प्रोसेस हो जाते हैं तो वो उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब सिर्फ यहाँ पे इतना सा है कि जो खुद से होते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनका जो रेट है वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, ओके। तो स्पॉन्टेनियस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि कोई भी प्रोसेस अपने आप जो काम है वो हो जाए, ओके। तो इसको इसने बिल्कुल भी नहीं बताया। किसने नहीं बताया? फर्स्ट लॉ ने। तो फर्स्ट लॉ ने एक्सप्लेन नहीं किया किसको? स्पॉन्टेनिटी को, स्पॉन्टेनियस ठीक है। अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट लॉ नॉट डिस्कस अबाउट the spontaneity of the reaction। कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस होते हैं, या फिर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे या फिर कोई फिजिकल जो प्रोसेस होते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोसेस लिख लेती हूं, प्रोसेस। तो वो स्पॉन्टेनियसली मतलब होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? तो इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, और हम बोल सकते हैं नॉट एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। इसने कुछ भी नहीं बताया कि जो प्रोसेस अपने आप होते हैं, जैसे कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं तो उसमें वो अपने आप हो जाती हैं, आपको हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो अपने आप होके चली जाती है। कुछ ऐसे रिएक्शंस की बात करें, सभी की बात नहीं कर रहे, तो वो अपने आप हो जाती है एंड देन हीट को रिलीज कर देती हैं, ओके। तो जो फर्स्ट लॉ है उसने ये नहीं बताया, ये तो बताया कि हीट रिलीज हो जाती है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो वो क्या बोलते हैं, जिनमें से हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, जिनमें डेल एच की वैल्यू हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, ओके। बट उसने ये नहीं बताया कि ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, मतलब जो अपने आप हो रहा है, इसके बारे में उसने कोई भी डिस्कशन नहीं किया कि जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको इसने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए। एक तो बताया कि इसने डायरेक्शन को नहीं बताया कि किस तरफ कोई भी रिएक्शन हो रही है, ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ओके। थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं हम, नॉट एक्सप्लेन दैट स्पॉन्टेनियस processes are, या फिर हम बोल सकते हैं irreversible processes are unidirectional। ठीक है। जो इरिवर्सिबल, देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में नहीं हो सकता। तो अगर एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं, ये बात समझ में आ गई। एक और पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट। उसने ये भी नहीं बताया, फोर्थ पॉइंट, दैट फर्स्ट लॉ कैन नॉट एक्सप्लेन that
the heat flow from the body or system, right, body at higher temperature to the body towards the body at lower temperature। ठीक है, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि जो हीट है वो जो बॉडी वार्मर होती है, ठीक है, ज्यादा गर्म होती है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वहां से किस तरफ फ्लो करती है, जिस तरफ टेम्परेचर कम होता है उस तरफ हमेशा हीट फ्लो करती है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है हीट वहां से एंड कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो ये बात उन्होंने नहीं बताई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, एक और पॉइंट लिखते हैं, आप नोट करते चलिए। फिफ्थ पॉइंट, नॉट एक्सप्लेन that the mixing, the diffusion of gases, कि जो गैसेस हैं वो आपस में डिफ्यूज कैसे कर जाती हैं, ठीक है, वो किस तरीके से डिफ्यूज कर जाती हैं, तो इसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल हुआ। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि ये जो भी पॉइंट्स थे, जो भी लिमिटेशंस थी, उनको फुलफिल करता है। ये बताता है कि जो अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो होगी या नहीं होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है, या फिर उसको कुछ कंडीशंस देनी पड़ेंगी जिसके बाद वो रिएक्शन होगी। तो ये एग्जैक्ट बात बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए अब लिखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफरेंट जो डेफिनेशंस है वो गिवन है। तो आपकी जो बुक में है पहले हम उसको देख लेते हैं एंड मैं इसको एक्सप्लेन करती चलूंगी। हो सकता है आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन समझ में अभी नहीं आए, लेकिन जब ये हमारा जो वीडियो है खत्म होगा तब तक आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, हीट रिलीज हो रही है। जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है स्पॉन्टेनियस मान लीजिए, चलिए हम इस तरीके से लिखते हैं, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट evolve by the reaction to the surrounding। यही होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है कि मतलब किसी भी रिएक्शन में से हीट का निकलना, ठीक है, एंड जब ऐसा होता है सराउंडिंग, तो ये जो रिएक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। देखिए जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है, अपनी मिनिमम एनर्जी में वो रहे, ठीक है, यही चाहते हैं सभी कि वो अपनी जो एनर्जी है उसको किसी तरीके से लूज करके वो आराम से सेटल हो जाए, उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल मिनिमम एनर्जी के अंदर रहे, स्टेबल रहे, ठीक है, सभी यही चाहते हैं हम लोग। तो ये जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, तो इसमें भी क्या होता है, हीट जो है वो निकल जाती है एंड जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ये जो रिएक्शन है वो स्टेबल हो जाती है। बट ये जो सराउंडिंग में इसने हीट दी है, ठीक है, ड्यू टू releasing of heat in the surrounding,
disorderness in the surrounding increases, so entropy of the universe, ऐसे लिख लेते हैं, entropy of the surrounding also increase। क्या होता है जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, हीट रिलीज हुई, कहां से, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसको हम क्या मान रहे हैं, सिस्टम मान रहे हैं, सिस्टम में से सराउंडिंग में हीट को रिलीज कर दिया। अब ये जो हीट रिलीज हुई है तो इस हीट ने उस रिएक्शन को तो मतलब सिस्टम को तो स्टेबल बना दिया, ठीक है, लेकिन जो सराउंडिंग है, जब ये हीट उसके अंदर गई तो उसको मतलब उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल थे, हीट जाने की वजह से क्या हुआ, उनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया, मतलब एक अनऑर्गेनाइज्ड मैनर हो गया। जब भी हीट रिलीज हुई, बाहर निकली, तो उसने सराउंडिंग में क्या कर दिया, डिसऑर्डरनेस क्रिएट कर दिया। डिसऑर्डर तो समझते हैं कि जो ऑर्गेनाइज ना हो, ठीक है, तो उसको रैंडमनेस हम बोल सकते हैं, रैंडमनेस इंक्रीज कर दिया। तो जब भी रैंडमनेस इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है, ये आपके लिए नया टर्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। तो यही बताता है एक तरीके से, एक तो ये हो गया, इसकी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, एक और लिख सकते हैं कि द entropy of the universe is constantly increase। कि जो एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है, वो क्या होती है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ही कर रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, कि उसकी जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने पहले बोला कि हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा अभी। तो चलिए बात कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं, क्योंकि हेडिंग डाल लीजिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो कि अपने आप होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो नेचुरल जो प्रोसेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। बट इनके हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ए प्रोसेस which occur on its own or by initiation, ठीक है, by initiation are known as spontaneous processes, are known, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है, known as spontaneous process। ओके, वो प्रोसेस जो कि नेचर में अपने आप होते हैं या फिर बाय इनिशिएशन, एक बार आप उनको बस स्टार्ट कर दो, ठीक है, थोड़ा सा इनिशिएशन उनको कर दो, थोड़ा सा इनिशिएट कर दो, तो वो अपने आप ही होते चले जाएंगे, ठीक है, वो होते हैं। एक दूसरे प्रोसेसेस कौन से होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि आप कुछ भी कर लो वो होंगे ही नहीं, अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो किसी कंडीशन पे हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कि दो तरीके से हो सकते हैं, या तो खुद ही हो जाए या फिर उनको आप थोड़ा सा इनिशिएट कर दो, शुरुआत में उसकी शुरुआत कर दो, एंड देन वो अपने आप होते ही चले जाएंगे जब तक कि उसका जो मटेरियल है वो खत्म नहीं हो जाए। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके हम पहले देख लेते हैं कि ऑन इट्स ऑन जो प्रोसेसेस होते हैं, स्पॉन्टेनियस में बात कर रहे हैं। पहला ऑन इट्स ऑन, कि ऑन इट्स ऑन जो प्रोसेसेस होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखो
स्पॉन्टेनियस की बात करें, पहला जैसे कि क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस। आप क्या करेंगे, आइस जो क्यूब्स होती हैं उनको आप निकाल के रेफ्रिजरेटर से बाहर रख दीजिए रूम टेम्परेचर पे, तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा अपने आप। क्या आप उसको मेल्ट करवा रहे हैं? नहीं, आपने नहीं करवाया, वो ऑटोमेटिक ही मेल्ट हो रहा है। ओके, एक क्या होता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम warmer body to colder body। जब कोई भी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि कोई हमारे घर का कोई पतीला है, इसके अंदर क्या है, ये दूध रखा है। अगर आप इसको ठंडा करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं कि आप एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे ठंडा, ठीक है, ठंडा पानी डाल दिया, ये क्या है, दूध, मिल्क है, कुछ भी ले सकते हैं, मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रही हूं, मिल्क है जो कि कैसा है, वार्म है, ये वाटर जो कि कैसा है, कोल्ड है। तो क्या होगा, इसके अंदर जो हीट है तो ये वार्म से एंड कोल्ड की तरफ भागेगी। तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, तो आप खुद अपने घर में देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये जो पानी है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से जो हीट है वो ट्रांसफर हो गई, कहां से कहां, वार्मर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। समझ गए? तो इस तरीके से ये अपने आप हो रहा है या फिर आप करवा रहे हैं कि आप हीट इसके अंदर आ जाओ, नहीं, वो तो खुद ही होगी। ओके, एंड और भी देख सकते हैं, जैसे फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द हिल्स। जो कि वाटरफॉल होता है तो वो ऊपर से नीचे होता है, अपने आप होता है। जब तक कि आप कोई दूसरा फोर्स, अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाओ, कुछ और प्रोसेसेस नहीं करो, ठीक है, कोई एफर्ट्स नहीं डालो, तो उसके तो वो अपने आप क्या करता है, ऊपर से नीचे पानी आता है, या फिर ऐसा होता है कि नीचे से ऊपर जाता है, ऐसा तो नहीं होता। ओके, एंड आप अपने घरों में भी देखते हैं, जैसे कि पानी आप अपनी टैंक में डालते हैं तो क्या करते हैं, वो तो नीचे से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके लिए आप क्या करें, क्या वो स्पॉन्टेनियस है? नहीं, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसमें कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं। वो जो मोटर लगाते हैं आप घरों में, डीसी मोटर, उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो अपना प्रोसेस कर रही है, कुछ एफर्ट लगा रही है, जिसकी वजह से वाटर क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर कोई हमारे पास एक, ये मान लीजिए कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, इसके अंदर कोई दूसरी गैस भरी हुई है। ओके, आप क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे बीच में जो है, या फिर एक होल बना देंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये गैस इधर आ जाएगी, ये गैस इधर आ जाएगी, दोनों क्या हो गई, मिक्स हो गई। ओके, इसके मॉलिक्यूल मैंने अलग से बनाए थोड़े, तो ये क्या होगी, दोनों डिफ्यूज कर गई। तो ये जो डिफ्यूज हुई है ये गैसेस, तो आपने नहीं कराया इनको, ये तो खुद से हो गई, तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। फिफ्थ, आप क्या देख सकते हैं कि गैस फिल द अवेलेबल वॉल्यूम। अब देखिए ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कोई भी गैस है, ठीक है, जैसे कि आपका रूम है, तो रूम के अंदर आप किसी एक कॉर्नर में क्या करते हैं, कोई गैस छोड़ते हैं, तो वो क्या करेगी, जितना भी उसका वॉल्यूम है आपके रूम का, तो वो उसके अंदर सारे के अंदर फैल जाएगी। तो ये अपने आप होता है, ठीक है, ये अपने आप ही होता है, आप नहीं करवाते कि पकड़ पकड़ के एक एक मॉलिक्यूल को स्प्रेड करते हैं, नहीं, वो अपने आप क्या करती है, जितना भी वॉल्यूम है उसको वो घेर लेती है, उस वॉल्यूम में फुल कर देती है, फुलफिल कर देती है। ओके, एक और जो अपनी नॉर्मल लाइफ में आप देखते हैं, जैसे कि शुगर सिरप बनाते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इनटू वाटर
तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपनी डेली लाइफ में ही इनको देखते हैं। तो देखिए, जब आप सॉल्ट को पानी में डालते हैं, ठीक है, नॉर्मल वाटर के अंदर डालते हैं, तो अपने आप ही उसके अंदर डिसोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डिसोल्यूशन है किसका, सॉल्ट का एंड शुगर का, शुगर भी उसके थोड़े से क्रिस्टल बड़े, थोड़ा टाइम लगता है, बट अपने आप ही वो पानी के अंदर घुल जाती है। तो ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि हम तो खुद से उसको डिसोल्व कराते हैं, तो आप वो जल्दी करने के लिए करते हैं, बाकी अगर आप उसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए तो अपने आप ही डिसोल्व हो सकती है। ओके, तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे हैं, सारे के सारे स्पॉन्टेनियस हैं। एक और लिख सकते हैं जैसे कि evaporation of water from lakes, ponds, ठीक है। जो पॉन्ड होते हैं, लेक्स होती है, तो वहां पे खुला एरिया होता है, तो डायरेक्टली क्या होता है, वाटर एवेपोरेट कर जाता है। तो ये खुद से हो रहा है, हम लोग नहीं करवा रहे। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस हैं, ये अपने आप होते हैं एंड ये ऑन इट्स ऑन, ऑन मतलब खुद से, अपने आप से हो रहे हैं, इनको किसी इनिशिएशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। अब हम सेकंड देखते हैं, बाय इनिशिएशन। आप इनको नोट करिए, फटाफट नोट करिए, मैं उनको डिस्कस करती हूं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। आप देखो, स्पॉन्टेनियस में ही सेकंड हम क्या देखेंगे, सेकंड बाय इनिशिएशन, बाय इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब समझ में आ रहा है कि एक बार स्टार्ट करना है, बस उनको इनिशिएट करना है। तो जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है H2 एंड ऑक्सीजन गैस होती है, तो उनको आप क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, गैसेस है, ओके, गैस H2O लिक्विड। तो होता क्या है, आप क्या करेंगे, इनके देखिए 1 मोल बना रहे हैं, तो इनको हम बैलेंस कर लेते हूं, हाफ H2 हाफ O2 मिलके H2O बनाएंगी, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, अपने आप होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, एंड वो अपने आप, टाइम बहुत ज्यादा ले लेंगी लेकिन अपने आप H2O में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो क्या करते हैं, बस एक इनिशिएट करना पड़ता है, क्या, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स इसको दिए जाते हैं। बस एक बार इलेक्ट्रिक स्पार्क आप देंगे एंड देन ये क्या हो जाएगा, H2O2 अपने आप रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन जो ग्रेफाइट होता है, जो कि कैसा है, सॉलिड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एंड क्या बना लेता है, CO2, ठीक है, CO2 बना लेता है। तो इसको एक बार क्या करना पड़ता है, एक बार इसकी हम एक बार के लिए क्या करते हैं, थोड़ी सी हीट देते हैं या फिर एक बार इसको कंबस्ट करते हैं, एक बार शुरुआत करते हैं, ठीक है, एक बार शुरुआत करते हैं, उसके बाद ये अपने आप, जब तक ये कार्बन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये अपना काम इसका होता रहेगा। तो ये अपने आप ही होता है, ठीक है। थर्ड प्रोसेस हम देखें तो जैसे कि हमारे पास मीथेन है, यही कार्बन का है। मीथेन CH4 जो गैस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, CO2 प्लस H2O, ओके, CO2 बैलेंस कर लेते हैं एंड 2H2O, ओके। तो ये हो गए बैलेंस, ठीक है। तो अब देखो, जो मीथेन है उसको आप क्या करेंगे, सिर्फ एक बार इनिशिएट कर देंगे तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने आप ही जलेगी, जब तक कि ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये चलती रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक बार जस्ट हम इनिशिएट कर दें, उसके बाद ये प्रोसेस होते ही रहते हैं जब तक ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते। तो ये कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, बट इनको एक इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा एक बार स्टार्ट करना पड़ता है एंड देन ये कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, अब देख लीजिए, नॉन स्पॉन्टेनियस हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो सारे स्पॉन्टेनियस हैं, ठीक है।
अगर आप उनको रिवर्स कर दो तो क्या हो पाएंगे? अगर मान लीजिए पहला एग्जांपल लेते हैं, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम colder body to warmer body is non-spontaneous, जो कि स्पॉन्टेनियसली हो ना पाए तो वैसे कैसे हो जाएंगे? वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएंगे, जो कि स्पॉन्टेनियस तरीके से नहीं हो। क्या देखिए, कभी ऐसा देखा है कि जो कोल्ड कोई भी मान लीजिए बॉडी है, कोई सिस्टम है, उसमें से हीट रिलीज होके जहां पे ऑलरेडी वार्म है, वार्म प्लेस है, वार्म सराउंडिंग है, तो वहां पे हीट जाएगी? ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्या आपने देखा है कि जो गैसेस डिसॉल्व हो चुकी हैं, क्या आप उनको सेपरेट कर सकते हैं? मतलब डिफ्यूज जो गैसेस हो चुकी हैं, तो क्या आप उनको सेपरेट कर सकते हो? जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि ये जो गैसेस हैं, इस तरीके से हमने बनाया था कि ये जो गैसेस हैं, दो गैसेस हैं, इस तरीके से ये आपस में क्या हो गई? डिफ्यूज हो गई, मिक्स हो गई। तो क्या आप, अगर हम इसको वापस से बंद कर दें तो क्या ये अपने आप सेपरेट हो जाएंगी? नहीं हो पाएंगी। ओके, सो इम्पॉसिबल। देखिए, मतलब ये है कि अपने आप से नहीं होंगी, लेकिन हाँ, हम कोई कंडीशन लगाएं, कोई एक्सटर्नल हम क्या करें, एक्सटर्नल कुछ जो भी एफर्ट्स डालें, तो उनके अकॉर्डिंग ये हो सकता है, लेकिन अपने आप नहीं हो सकती। ठीक है, इम्पॉसिबल टू सेपरेट डिफ्यूज गैसेस स्पॉन्टेनियसली। मतलब अपने आप ये नहीं हो सकती, बाकी हम कुछ करेंगे तो, मतलब कोई भी प्रोसेस करेंगे तो, मतलब कोई कंडीशंस लगाएंगे तो हो सकता है ये हो जाएंगी, तब तो हो ही जाएंगी। ओके, तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता। थर्ड, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने क्या बनाया था, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बना रही थी? CO2। ठीक है, ये बना रही थी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो CO2 बनी है उससे हम ये बनाएं? तो ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो हमने फोर्थ मीथेन गैस है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूं, CO2 एंड जो H2O बना था, किससे मिलके बना, किससे बना था? CH4 से मिलके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये भी इम्पॉसिबल है कि मतलब एक बार जब कार्बन जल जाता है पूरी तरीके से, तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, अगेन हम वाटर एंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें टूट गया, ठीक है, ये मीथेन जला ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंड इनके अंदर ये इनके प्रोडक्ट्स बने। बट अगर हम चाहें तो क्या ये वापस से हो सकता है? सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। तो क्या इनसे हम ये बना सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस जो होंगे वो कैसे प्रोसेस हो सकते हैं? वही प्रोसेस होंगे जो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, जो कि रिवर्सिबल हैं, जो रिवर्स हो सकते हैं। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में ये जाते हैं। ठीक है, तो जो भी एक डायरेक्शन में जाएंगे वो कैसे प्रोसेस होंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं। ओके, ठीक है, तो अब देखिए, ये जो हम स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बात कर रहे हैं, तो अब हमें समझना ये है हम किसकी बेसिस पे करें। कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगा जिसके बेसिस पे, नेचर में ऐसा कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगा जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होता है, या फिर कोई भी प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। कुछ तो ऐसा होना चाहिए, मतलब कोई बेस होना चाहिए जिसके बेस पे हम ये बोल सकें, मतलब कुछ हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकें कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है क्योंकि इसके अंदर ये कुछ हो रहा है। ठीक है, एंड ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करा। तो हमारे पास कुछ ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि किसके बेस पे हम किसी को स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं।
तो देखते हैं, हेडिंग डालिए, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किस बेस पे हम बोलेंगे? तो देखिए, हमारे पास 3 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके जो डिसाइड करेंगे कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, एंड ऐसा बोलेंगे कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। ओके, तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया होता है वो है हमारा डेल एच, जिसको हमने अभी अभी क्या किया है, खत्म किया है। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको खत्म किया है। तो एंथैल्पी चेंज, ठीक है, जिसको मैं क्या लिख रही हूं, डेल एच, राइट। सेकेंड क्राइटेरिया है हमारे पास एंट्रोपी चेंज। ये आपके लिए नया है लेकिन समझाएंगे। एंट्रोपी चेंज, डेल जी, ठीक है जी, सॉरी, डेल एस। थर्ड, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी। तो ये हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि इसके अंदर ये है, ठीक है, कुछ ऐसा बताएंगे। तो देखो, पहला जो है एंथैल्पी चेंज, ये क्या कहता है? एंथैल्पी चेंज जब भी नेगेटिव होता है, एक चीज हमें सोचनी है सिंपली कि हम अपने आप को एज्यूम करेंगे एंड उसके बेसिस पे ये चीज सोचेंगे कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। आपको अपनी लाइफ में चाहिए कि आप स्टेबल हो जाएं, ठीक है, स्टेबल हो जाएं, कि आपके पास जो भी एनर्जी है उसको रिलीज करें एंड देन आप स्टेबल हो जाएं, पहली बात, ठीक है। और आप क्या चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को अपने आप से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मॉर्निंग में मान लीजिए आपकी जो भी घर में है, आपकी मदर है, कोई भी, ओके, आपका रूम बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके देती है आपको, ठीक है, अच्छे से क्लीन करके जो भी चीजें जहां पे रखनी है वहीं पे रख के देती है। लेकिन क्या शाम तक, ठीक है, इवनिंग तक या फिर नाइट तक आपका रूम है वो ऐसे ही रहता है? नहीं रहता, ठीक है। तो हमारा एक प्रोसेस है, हमारा एक नेचर है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, हमारा एक नेचर है ह्यूमन बीइंग्स का, हर किसी का एक नेचर है कि जो हर कोई चाहता है कि अपनी एनर्जी को हम क्या रखें, मिनिमम रखें और हम स्टेबल हो जाएं। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि आप बिना पढ़े ही डॉक्टर बन जाएंगे या फिर इंजीनियर बन जाएंगे, तो क्या आप पढ़ाई करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। किस लिए पढ़ाई करें? स्टेबल होने के लिए। समझ पा रहे इस चीज को? तो वही है कि आप स्टेबल होने के लिए, एक तो कोई भी चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, यूनिवर्स में कोई भी चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल कब होते हैं? जब अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको हम निकाल दें एंड देन हम स्टेबल हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है कि हम मतलब चाहते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहते हैं। अब देखिए, सुबह आप उठते हैं तो जैसे आपने मान लीजिए कपड़े चेंज करते हैं, तो कपड़े अगर आप उनको फोल्ड करके उसी तरीके से अलमीरा में जजाते हैं तो मतलब आप अपने आप को क्या करें, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आप रिलैक्स किस में फील करते हैं कि जो आपने कपड़े चेंज किए उसको फेंक दो, ठीक है, आपको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत ही ना पड़ी तो क्या हो, आप ऐसा चाहेंगे, ठीक है। तो जो आपको जो मॉर्निंग में जो रूम मिला एकदम क्लीन, वो शाम तक ऐसा हो गया, क्यों? क्योंकि आपकी आदत है, मतलब हर किसी की एक तरीके से आदत है कि वो क्या करते हैं, डिसऑर्डर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अनऑर्गेनाइज रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हम लोग कोशिश भी करते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने की, तो ऑर्गेनाइज करते हैं तभी होता है ना, अदरवाइज तो क्या हो जाता है, हमारा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज ही ज्यादा होता है। तो ये अपने आप होता है, हम करना नहीं चाहते लेकिन ये अपने आप ही हो जाता है। तो ये कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करेगा, मतलब डिसाइड करेगा कि जो अपनी एनर्जी को रिलीज कर दे वो स्पॉन्टेनियस होगा, जो अपनी एनर्जी को या फिर जो क्या करे, जो प्रोसेस डिसऑर्डर रहे, जितना अनऑर्गेनाइज रहे, तो इसका मतलब वो क्या होगा, उसका स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज होगी, मतलब उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एस क्या है यहाँ पे? एंट्रोपी, ठीक है। डेल एस मतलब एंट्रोपी में चेंज। तो एंट्रोपी में जब भी चेंज होगा, मतलब जितना डिसऑर्डर बढ़ेगा,
ठीक है, जितना डिसऑर्डर होंगे उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी, तो ये जो चेंज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड ये जो डेल एच की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है मींस जो डेल एच की वैल्यू हो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन मैं ऐसे लिख रही हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एनर्जी रिलीज, बिकॉज हमें क्या होना है, स्टेबिलिटी की तरफ भागना है। स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, एंड जब हमें स्टेबिलिटी चाहिए एंड जो बाहर का जो भी सराउंडिंग है, चलो उसकी हम बात नहीं करते, इतना समझ में आया। तो इसके बेस पे इन्होंने बोला कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी मिलती है इनको, किसकी वजह से मिलती है, जब ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, हीट को बाहर निकालते हैं, तो ये कैसा हो जाता है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो इन्होंने ये बोला। अब दूसरा आपने बोला कि जो जितना डिसऑर्डर रहेगा वो अपने आप होता है, हम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हम डेली अपने घर की सफाई क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसको अनऑर्गेनाइज कर देते हैं। जैसे जैसे दिन चलता है हम उसको अनऑर्गेनाइज करते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, अपने आप होता चला जाता है। ओके, तो एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग रैंडमनेस, लिख लूं रैंडमनेस। ठीक है, जब रैंडमनेस इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा, जब रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, अनऑर्गेनाइज मैनर कम हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, सॉरी अनऑर्गेनाइज हो रहा है कोई भी सिस्टम है। जब अनऑर्गेनाइज हो रहा है, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी में चेंज, मतलब चेंज जो है वो ज्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एंट्रोपी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज। ठीक है, जब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो डेल एस है उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसमें क्या था कि डेल एच की वैल्यू नेगेटिव थी, नेगेटिव थी। ओके, मींस हम ऐसे लिख सकते हैं डेल एच इज लेस देन 0, तो ऐसा होगा। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल एच लिखा ना मैंने, हाँ, डेल एस इज ग्रेटर देन 0, ऐसा होगा तो क्या होगा, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बेसिस पे ऐसा होता है। इसको हम थोड़ा सा और भी अच्छे से समझेंगे रिएक्शंस के थ्रू। अब देखिए थर्ड जो बचा है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। अब आप देखेंगे कि ये भी धीरे धीरे फेल होगा, क्योंकि सारी की सारी, हमने बोला कि सारी की सारी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं वो भी स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से कुछ हद तक ठीक है, बट ये भी फेल होगा, पूरी तरीके से सच नहीं है। अब जो एंट्रोपी चेंज है वो भी पूरी तरीके से सच नहीं है। ओके, तो जो फाइनली जो डिसाइड करेगा वो होगा गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी, जो गिब्स फ्री एनर्जी में जो भी चेंज होगा तो वो डिसाइड करेगा। एंड मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए तो उसका लोड नहीं लेना, आगे आगे हम समझेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जब भी नेगेटिव होगी, इसका मतलब क्या है, वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। ओके, अब हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं, एंथैल्पी में चेंज एंड एंट्रोपी में चेंज क्या बताता है। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं एंड देन हम इसको समझते हैं। तो अब हम लेते हैं क्राइटेरिया नंबर 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। क्राइटेरिया 1 क्या था कि डेल एच की वैल्यू जब भी लेस देन 0 होगी, इसका मतलब माइनस वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू माइनस में होगी, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट मींस एनर्जी
रिलीज होगी, ये चीजें याद रखने की हैं, अच्छे से हो भी जाएंगे, समझ में आ रहा है ये चीज। रिलीज होगी तो क्या होगा, स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो सारी कैसी हो जाएंगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी। एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, NH3 अमोनिया। ठीक है, गैस। तो इसमें जो डेल एच की वैल्यू होती है वो होती है -46 किलो जूल पर मोल। मैं ये लमसम ले रही हूं पर मोल। ठीक है, अबाउट इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और भी एग्जांपल जैसे हम लिख सकते हैं कि HCl जो बनता है, ठीक है, HCl गैस, तो H2 प्लस Cl2 गैस, हाफ गैस, ये भी हाफ। ओके, तो ये भी कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। इसमें भी जो डेल एच की वैल्यू होती है वो अराउंड -92 पॉइंट समथिंग है, 6 किलो जूल पर मोल। ओके, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है। कुछ इस तरीके से उन्होंने एग्जांपल्स दिए, आपकी बुक के ही एग्जांपल। तो अब तक हम ये देखते आ रहे थे कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है। जो एनर्जी को रिलीज कर रही है मतलब वो अपने आप हो रही है। ओके, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस भी मिली जो कि एंडोथर्मिक हैं, जिनको हीट देनी पड़ रही है लेकिन फिर भी वो कैसी हैं, स्पॉन्टेनियस हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं एंडोथर्मिक। कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं जैसे कि नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलके बनाते हैं NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो है, इसमें भी जो डेल एच की वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ भी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हीट देनी पड़ रही है, इसमें से रिलीज नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ये देखा गया कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसी तरीके से एक जो कार्बन ग्रेफाइट कैसा है, सॉलिड प्लस सल्फर लिक्विड, क्या बन गया, CS2। तो इसमें भी क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि क्या बना, लिक्विड, ये बना। तो इसमें भी क्या हुआ कि कुछ जो एनर्जी है, हीट है, वो एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात गलत साबित होगी। ठीक है, कि जो एक्सोथर्मिक है वही स्पॉन्टेनियस होती है। तो इनकी जो एनर्जीज हैं वो आप लिख भी सकते हैं, जैसे इसकी होती है 30 + 33 किलो जूल पर मोल एंड इसकी 185 समथिंग है किलो जूल पर मोल प्लस की। इसका मतलब कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी मिल गई जो कि क्या बताती हैं, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कि वो भी अपने आप ही हो रही हैं। तो ये भी पूरी तरीके से जो फर्स्ट क्राइटेरिया हमने चुना, जो फर्स्ट बेस चुना कि किसके बेस पे हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, तो वो भी कुछ हद तक फेल हो गया। कुछ के लिए ठीक है, बट सबके लिए ये फेल, सबके लिए ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि क्या है, सेकंड क्राइटेरिया हमारा है डेल एस। ठीक है, एंट्रोपी चेंज लिखिए, क्राइटेरिया नंबर 2। ओके, जो कि क्या है, डेल एस। अब हमने क्या बोला था, डेल एस जितना क्या होगा, पॉजिटिव, जितना क्या होगा, पॉजिटिव, मीन्स क्या हुआ, डेल एस इज ग्रेटर देन 0। ओके, जितना होगा तो क्या होगा, रैंडमनेस इंक्रीज होगा, दिख रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज होगा। और जब रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ,
स्पॉन्टेनियस है वो, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी, ये हम समझेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। इतना समझो कि जितना रैंडमनेस बढ़ रहा है, मतलब जितना हम डिसऑर्डरनेस हो रहा है या फिर डिसऑर्गेनाइज हो रहा है कोई भी सिस्टम, उतना ही वो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है एंड क्या होगा, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये है। अब देखिए इसके लिए इन्होंने एक आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे हमारे पास ये कोई सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास कोई एक सिस्टम है जो कि कैसा है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। देखो ये मैंने दो कंपार्टमेंट बना दिए, इसमें कोई ए गैस भरी हुई है, ठीक है, एंड इसमें कोई भी बी गैस भरी हुई है। ओके, ये है बी गैस एंड ये है ए गैस। ओके, इसमें ए के मॉलिक्यूल होंगे, इसमें बी गैस के भी मॉलिक्यूल होंगे। तो हम क्या करते हैं, ये बीच में क्या है, एक हमने पार्टीशन कर दिया, कुछ मूवेबल पार्टीशन, मतलब हम जब चाहे इसको हटा सकते हैं। ठीक है, रिमूवेबल लिख लेती हूं, रिमूवेबल पार्टीशन है। ओके, एंड ये ए गैस है एंड ये बी गैस है, दो कंपार्टमेंट हमने बना दिए। तो देखिए जब ये दोनों गैसेस सेपरेट हैं, मतलब हमने क्या नहीं किया, जब ये रिमूवेबल पार्टीशन इज अवेलेबल, तो क्या होगा, अगर हम क्या करें, जब हम ये लेफ्ट साइड में हाथ डालते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल को उठाने की कोशिश करते हैं, तो कौन से गैस के मॉलिक्यूल आएंगे। अब आप सोचेंगे कि ये भी कौन सा सवाल हुआ, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, ए गैस की तरफ ही हाथ डाल रहे हैं, तो इसके ही मॉलिक्यूल आएंगे। तो मतलब ये 100% आपको श्योर है कि ए गैस के ही मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, अगर आप राइट साइड में इस कंपार्टमेंट में हाथ डाल के कोई मॉलिक्यूल निकालते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से रिमूव करते हैं, तो आपको पता है कि इसमें बी गैस के ही मॉलिक्यूल होंगे एंड ये 100% सच है। समझ में आ रहा है कि मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बिफोर रिमूविंग क्या है, 100% पॉसिबिलिटी है। ओके, जब क्या है, बोथ गैसेस आर सेपरेटेड, मतलब ये अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की पॉसिबिलिटी हमें पता है, इसमें हाथ डालेंगे तो ए मिलेगा, इसमें हाथ डालेंगे तो बी मिलेगा। ठीक है, बी के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ये जो पार्टीशन हमने दिया है, इसको हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, हटा दें। तो क्या होगा, फिर क्या होगा, ये जो गैसेस हैं क्या वो इसी जगह पे रहेंगी कि नहीं, ये मेरा एरिया है, ये मेरा है, तो मैं तो इधर ही रहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि ए गैस एंड बी गैस दोनों क्या कर जाएंगी, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, ए बी पूरी तरीके से इसमें फैल जाएंगी, मतलब ए पूरे में फैल जाएगी, इसी तरीके से बी भी पूरे में फैल जाएगी। ओके, तो अब मैं आपको बोलती हूं कि अब इसके अंदर हाथ डालिए एंड आप मुझे बताइए कि कौन सा पार्टिकल आएगा, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, कौन सी गैस का, ए गैस का या फिर बी गैस का। तो क्या अब आप 100% श्योर हैं कि इसमें ए गैस का ही मॉलिक्यूल आएगा या फिर बी गैस का मॉलिक्यूल आएगा? तो नहीं, इसमें आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि इसमें कौन सी गैस का मॉलिक्यूल आप हाथ में ले पाएंगे। ओके, मतलब इसको पकड़ पाएंगे। तो आफ्टर रिमूविंग पार्टीशन क्या हो जाएगा,
randomness increases. क्यों? ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ बोथ गैसेस, मतलब जो दोनों गैसेस वो मिक्स हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी रैंडमनेस बढ़ गई। रैंडमनेस को हमने कैसे डिफाइन किया, कैसे बढ़ गई, है ना, कैसे बढ़ गई, आप सोचोगे बढ़ी कैसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, रैंडमनेस कैसे बढ़ी, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि जितना आपका कंफ्यूजन बढ़ गया, ठीक है, ऐसे समझिए कि आपका जितना कंफ्यूजन बढ़ गया, कि मतलब ये श्योर नहीं है कि कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, तो जितना अनऑर्गेनाइज कोई होगा, तो उसी तरीके से आप समझ पाएंगे जो अनऑर्गेनाइज जितना होगा तो वो उतना ही रैंडम होगा। जितना रैंडम है इसका मतलब क्या हुआ, उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ा हुआ है, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ गई है, ठीक है। तो जो एंट्रोपी चेंज होगा डेल एस, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब डेल एस जो होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। पहले रैंडमनेस कम थी ना, पहले जब हमने पार्टीशन यहाँ पे किया हुआ था तो ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज मैनर में थी, यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है, ठीक है, व्हाटएवर, ओके। जब हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया तो ये भी फ्रीली घूमने लगे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ठीक है, सारे मिक्स हो गए, तो इस तरीके से इनका रैंडमनेस बढ़ गया। रैंडमनेस बढ़ने से मतलब है कि आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, जो एक मैनर है वो नहीं रहा, वो डिसऑर्गेनाइज हो गया, रैंडमनेस ज्यादा बढ़ गई, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो पॉसिबिलिटीज कम हो गई किसी एक को चूज करने की, ठीक है। तो आपका कंफ्यूजन बढ़ गया, मतलब किसी को चूज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो गई, तो जिसकी वजह से हमें तो यही चाहिए, तो ये क्या हुआ, डेल एस की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ओके। डेल एस की वैल्यू इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्पॉन्टेनियस है। क्या आपने पकड़ के बोला मॉलिक्यूल्स को कि आप मिक्स हो जाओ आपस में, नहीं, आपने जस्ट क्या इसको रिमूव किया एंड ये आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो गई, ठीक है। इन्होंने अपनी रैंडमनेस खुद से बढ़ा ली, तो ये कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। समझ में आया, ये हो गया स्पॉन्टेनियस। तो आप समझ सकते हैं ये कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब है कि सराउंडिंग से इसका कोई मतलब नहीं है, ये जो सिस्टम है इसका सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम है, बिल्कुल अलग सिस्टम है, इसके अंदर ना बाहर की हीट या अंदर या बाहर हो सकती है, मतलब सराउंडिंग से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, ओके। तब क्या होता है, डेल एस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ओके, मतलब ये स्पॉन्टेनियस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो डिफ्यूज कर रही है गैसेस, मिक्स हो रही हैं, तो वो अपने आप हो रही हैं, हमने नहीं कराया इसको। अब जो तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कि जो डेल एस होता है, डेल एस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सिस्टम जो है उसकी टेंडेंसी होती है, सिस्टम हैज टेंडेंसी टू बिकम अनऑर्गेनाइज्ड, और क्या बोल सकते हैं, डिसऑर्डर, it could be a criteria for spontaneity, ठीक है, या फिर spontaneous process, spontaneous change, ठीक है। इसको समझते हैं कि इसका कंक्लूजन ये निकला है कि कोई जो सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो जहां पे डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब टेंडेंसी टू बिकम अनऑर्गेनाइज, ये एक मतलब कोई भी सिस्टम अनऑर्गेनाइज हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है, तो वो उसकी टेंडेंसी है, कौन सी टेंडेंसी है, सिस्टम की टेंडेंसी है कि वो अपने आप हो रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस को ये सपोर्ट कर रहा है। समझ पा रहे हैं
कि कोई भी सिस्टम की टेंडेंसी होती है कि वो अनऑर्गेनाइज होता है या फिर डिसऑर्डर होता है, तो क्या है, इट कुड बी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज। इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है, अपने आप चेंज हो रहा है। ओके, एंड आपको याद रखना है कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या है, डेल एस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, मतलब इसकी एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पॉन्टेनियस। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे कि जो सिस्टम होता है, रिवर्सिबल सिस्टम एंड इरिवर्सिबल सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें कि एंट्रोपी चेंज कैसे होता है। एंड एंट्रोपी को समझेंगे, एक दूसरी टर्म आई है, एक न्यू टर्म आई है हमारे लिए। एंट्रोपी चेंज हमने यहाँ पे समझा, जो कि किसको बता रहा है, स्पॉन्टेनियस चेंज को बता रहा है, अगर इसकी वैल्यू डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो। ओके, तो इसके लिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए तो हमेशा ही पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी ये स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, जब भी मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब गैसेस मिक्स हो रही हैं तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके, इसके अंदर क्या हो रहा है, डिसऑर्डर जितना होगा कोई सिस्टम वो उतना ही स्पॉन्टेनियस होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एंड उसमें हम एंट्रोपी को समझेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में जो एंट्रोपी चेंज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, एंड जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंट्रोपी चेंज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपकी हेल्प हुई हो आज की वीडियो से। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।